हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब चैनल लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स ऑथराइजिंग इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सप्लोजिव्स। तो विस्फोटक अधिनियम की जो सेक्शन 7 है उसके अनुसार निरीक्षण, तलाशी, जब्ती, निरोध और हटाने की शक्तियां प्रदान करने वाला नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये सारा जो रूल्स इससे रिलेटेड जो बनाएगी वो केंद्रीय सरकार इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या अधिकार है? वो किसी यह नियम अधिकारियों को अधिकार देती है कि वे किसी स्थान, विमान मतलब प्लेस पे या फिर कोई से जो एयरक्राफ्ट है, कैरेज है, वेसल है, जहां पर जहाज का निरीक्षण कर सके, विस्फोटकों की तलाशी ले सके, नमूने लेकर जांच कर सके और आवश्यक हो तो विस्फोटक को जब्त या नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो नियम बनाए और नियम बनाएगी और वो उसमें क्या क्या होगा कि वो इंटर इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सैंपल ले सकता है, सीज, डिटेन और डिस्ट्रॉय कर सकता है और इन सब पे सारी जो प्रोसीजर फॉलो होगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 7 के अंतर्गत की गई तलाशी पर किस संहिता के प्रावधान लागू होंगे? तो यहाँ पे हम देख ही चुके हैं कि सीआरपीसी के यहाँ पर जो प्रावधान है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे सेक्शन 7 के तहत। नेक्स्ट सेक्शन है हु मस्ट गिव नोटिस ऑफ एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय एक्सप्लोजन और फायर इन्वॉल्विंग एक्सप्लोजिव्स। तो मतलब विस्फोट से या फिर आग जो लगी, जो दुर्घटना हुई है ऐसे विस्फोटक पदार्थ से, तो उसकी सूचना देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी जो होती है ऑक्यूपायर और मास्टर और पर्सन इन चार्ज जो है इसकी होती है। तो स्थान का स्वामी, विमान या जहाज का कप्तान या प्रभारी व्यक्ति की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। तो सेक्शन 8 बोलता है कि यदि किसी स्थान, विमान, गाड़ी या जहाज में विस्फोट से दुर्घटना होती है तो उसकी सूचना देना अनिवार्य है। जो नोटिस है मस्ट बी गिवन टू चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पर इसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, सूचना देने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? तो वो स्थान का ऑक्यूपायर हो सकता है, ऑक्यूपायर हो सकता है, मास्टर ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट हो सकता है, या पर्सन इन चार्ज ऑफ कैरेज। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति जो सर्कमस्टेंसेस है, जो भी स्थान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो व्यक्ति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who conduct the inquiry when an accident involving explosives occur under control of the armed forces? यदि विस्फोटकों से संबंधित दुर्घटना सशस्त्र बलों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में होती है तो जांच कौन करता है ना? तो जहां पर भी मतलब अगर ये विस्फोटक पदार्थ से अगर कोई एक्सीडेंट होता है और वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो एरिया आर्म फोर्स के हाथ में है ना, उसके कंट्रोल में, और वहां पे एक्सप्लोजिव से मतलब जो विस्फोटक है उससे एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पे इंक्वायरी जो करने वाला पर्सन होगा वो होगा आर्म फोर्स अथॉरिटी कंसर्न। जो भी सशस्त्र बल प्राधिकारी जो है उससे आर्म फोर्स अथॉरिटी कंसर्न जो होगा वो यहाँ पे करेगा। और अदर केस में, अन्य परिस्थितियों में जो भी होगा ना, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे जांच करता है या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से करवाया जा सकता है। तो ये सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग है, 9 सबसेक्शन 1 में ये बोला गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अनुसार यदि दुर्घटना सशस्त्र बलों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में होती है तो जांच संबंधित सेना, नौसेना या वायुसेना प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। अन्य परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच करता है या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से करवाता है, या तो खुद करेगा या किसी से करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who can order a more formal inquiry into serious explosive accident? अगर गंभीर विस्फोटक दुर्घटना हो रही है तो वहां पे जो जांच का आदेश कौन दे सकता है? औपचारिक जांच, जो फॉर्मल जो जांच है उसके आदेश कौन दे सकता है? तो इसकी जांच जो देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ये सेक्शन 9 ए में बोला गया है। सेक्शन 9
A. Central government may order a formal inquiry into serious accidents. It may appoint chief controller of explosives और any competent person and assessor, जो एक्सपर्ट से उनको अपॉइंट कर सकते हैं. इंक्वायरी ऑफिसर हैज सिविल कोर्ट पावर, समन, डॉक्यूमेंट मांगना है ना, प्रोडक्शन और डॉक्यूमेंट उसको अपने पास जब्त करके रखना, विटनेसेस को समन करना. ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड जो सिविल कोर्ट के पास पावर है वही सब पावर यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स और कॉम्पिटेंट पर्सन जो भी है उनके पास भी यही होगी. चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग एक्सप्लोजिव्स इन वायलेशन ऑफ रूल्स. क्योंकि यहाँ पे ऐसे अगर कोई एक्सप्लोजिव्स है उसको अगर मना किया गया है कि ये आपको प्रोहिबिट किया गया है कि इसको नहीं बनाना है, ठीक है, और अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग किया है, इंपोर्ट करके लाए या एक्सपोर्ट करके लाए हैं, है ना, और वायलेशन किया है रूल्स का, तो वहाँ कितना पनिशमेंट है. तो वहाँ जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 5,000 और बोथ, दोनों में से कुछ भी, मतलब दोनों भी हो सकता है. ये सेक्शन 9B के अंतर्गत दिया गया. सेक्शन 9B(1) मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स. अगर रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो 3 साल तक की अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन 5,000 और बोथ लगेगा. पोजेशन में रखा है, सेल किया है, यूज किया, ट्रांसपोर्ट किया है तो अप टू 2 years और 3,000 फाइन और बोथ ये लगेगा. देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या है, आपने उसको बनाया है, भारत से बाहर लाए और या भेजा है तो फिर 3 साल और 5,000. लेकिन अपने पोजेशन में रख रखा है, उसको सेल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में ले जा रहे हैं तो 2 साल और 3,000 या बोथ, ये इतना लग सकता है. नेक्स्ट है, फेलियर टू गिव नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इज पनिशेबल विथ. अब जैसे जो बोला गया है कि अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है एक्सप्लोजिव विस्फोट के कारण, है ना, विस्फोटक पदार्थ के कारण कोई दुर्घटना हुई है तो उसकी सूचना देनी होगी. अब अगर सूचना नहीं दी, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर सूचना नहीं दी गई तो फाइन लगेगा. तो कितना लगेगा फाइन, अप टू 500 रुपीज का यहाँ पे फाइन देना होगा. सेक्शन 9B क्लॉज 3 में बोला है फेलियर टू गिव नोटिस ऑफ एक्सीडेंट ₹500 और इफ ह्यूमन लाइफ इज लॉस्ट, इसमें अगर कोई मारा जाता है व्यक्ति तो 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ दोनों लगाया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, who is held liable when an offense under the explosive act is committed by a company. अब अगर ये विस्फोट से रिलेटेड अगर ऑफेंस कुछ किया है इस एक्ट के अंतर्गत, जो भी ऑफेंस है वो अगर कोई कंपनी है करने वाली, तो यहाँ लाइबल पर्सन कौन होगा, तो यहाँ जो लाइबल पर्सन होगा वो होगा बोथ द कंपनी एंड इंचार्ज. देखिए जो भी एक्ट में अगर कोई कंपनी ऑफेंस में इन्वॉल्व होती है ना, तो वो दोनों ही इसमें लाइबल होते हैं. कौन कौन, एक तो कंपनी भी और उसका पर्सन इन चार्ज भी होता है. लेकिन अगर जो व्यक्ति है वो प्रूव कर देता है कि उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की या उसके विदाउट नॉलेज ऐसा कुछ हुआ, ड्यू डिलिजेंस उसने किया था फिर भी ये हो गया है, तो वहां पे वो व्यक्ति बच जाता है. लेकिन कंपनी को तो लगेगी पेनल्टी और साथ में जो ये करने वाले हैं उनको भी देना होगा. Section 9C, both the company and the person responsible for conduct of business are liable. However, if the person that offense occurred without his knowledge and due diligence was exercised, he exempt. Section 9 clause 2 C clause 2, if committed with the consent, convenience or neglect of any director or officer, they are also guilty. अब अगर पर्सन इंचार्ज तो है, इसके अलावा अगर डायरेक्टर की कंसेंट से हुआ है ना, या उसके निग्लिजेंस से हुआ है या ऑफिसर के कंसेंट से, किसी भी ऑफिसर, बड़े बड़े जो ऑफिसर है उसमें ना, उनके कंसेंट से हुआ है तो फिर वो भी यहाँ पे लाइबल माने जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्सप्लोजिव्स एक्ट व्हाट कैन द कोर्ट ऑर्डर व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड. अब अगर पर्सन कन्विक्टेड कर दोष सिद्धि हो गई है तो फिर आदेश में क्या हो सकता है, तो आदेश में हो सकता है उसके जो विस्फोटक को जब्त कर लिया जाए, कॉन्फिस्केट
फॉरफीचर द एक्सप्लोजिव्स ना, फॉरफिट कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। इफ कन्विक्टेड, कोर्ट में ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ एक्सप्लोजिव्स और देयर इंग्रेडिएंट्स और कंटेनर्स। तो दोष सिद्धि पे न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि विस्फोटक या उसका कोई भाग तथा उसे रखने वाले बर्तन जब्त किए जाए, तो ये जब्त कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 11, इफ द ऑनर और मास्टर ऑफ वेसल इज फाइंड, हाउ कैन द फाइन बी रिकवर्ड। सेक्शन 11 बोलता है कि अगर जो मास्टर है, ऑनर है, प्लेस का ऑनर है या एयरक्राफ्ट या जो वेसल है उसका मास्टर है, अब उसको फाइन लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, तो उससे जुर्माना कैसे वसूला जाएगा? तो उससे जुर्माना बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ द एयरक्राफ्ट और वेसल, तो उसकी जो विमान है या जो भी जहाज वगैरह है उसकी को क्या कर लिया जाएगा, कुर्की कर ली जाएगी, ठीक है, और फिर उसको बेच दिया जाएगा, तो इससे पैसा कलेक्ट हो जाएगा। कोर्ट में रिकवर फाइन बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ द एयरक्राफ्ट, इट्स फर्नीचर और विसल एंड इट्स इक्विपमेंट, तो इन सबको बेच के पैसा वसूल लिया जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग और अबेटिंग एन ऑफेंस। अगर ऐसा इस एक्ट के तहत अगर कोई ऑफेंस अटेम्प्ट किया गया है या अबेट किया गया है ऐसा ऑफेंस, तो पनिशमेंट क्या है? तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग बोला गया सेम एज द ऑफेंस, तो जो एक्चुअल में ऑफेंस किया गया है जितना पनिशमेंट वही है, उसी के अटेम्प्ट के लिए भी वही है, और अगर उसी के अबेटमेंट के लिए अगर किसी को उकसाया जा रहा है ऐसा ऑफेंस करने के लिए, तो वहां पे भी उतना ही एक्चुअल में जो ऑफेंस के लिए दिया है उतना ही पनिशमेंट अबेटमेंट और अटेम्प्ट के लिए भी दिया गया है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 13, who can arrest a person without warrant for committing a dangerous explosive offense। तो धारा 13 के तहत क्या बोला है, खतरनाक विस्फोटक अपराध करने वाले को बिना वारंट कौन गिरफ्तार कर सकता है ना, तो कौन किसके पास पावर है विदाउट वारंट गिरफ्तार करने के लिए? तो यहाँ पे क्या कौन कौन आ जाएगा? पुलिस तो है ही सही, केवल पुलिस अधिकारी, ऑक्यूपायर और ऑथराइज्ड पर्सन और रेलवे और पोर्ट ऑफिसर, तो इन सभी को यहाँ पर विदाउट वारंट तुरंत गिरफ्तार करने के राइट है। पुलिस ऑफिसर, ऑक्यूपायर और ऑथराइज रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट पर्सन कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एनीवन कमिटिंग एन एक्ट लाइकली टू कॉज एक्सप्लोजन और फायर। तो ये जो लोग हैं ये बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि विस्फोटक या आग का कारण बनने का जो ये है कि ये आग विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है इन लोगों की वजह से, तो उनको रोकने के लिए तुरंत ये गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के भी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, विच बॉडीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट, मतलब किस किस को ये एक्ट लागू नहीं होगा। धारा 14 में बोला गया है कि कहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्म्ड फोर्स एंड ऑर्डेंस फैक्ट्रीज, तो आयुध कारखाने और सशस्त्र बल जो है इन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत सशस्त्र बलों या आयुध कारखानों द्वारा उपयोग किए गए विस्फोटकों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एग्जम्प्ट एनी पर्सन और क्लास बाय नोटिफिकेशन। इसके अलावा भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को एग्जम्प्ट कर सकती है, ये सेक्शन 14 के तहत बोला गया है। व्हाट डज सेक्शन 15 ऑफ द एक्सप्लोजिव एक्ट, तो धारा 15 में क्या कहा गया है? 15 में धारा 15 में कहा गया है आर्म्स एक्ट प्रोविजन रिमेन अनअफेक्टेड। जो सशस्त्र अधिनियम, जो आर्म फोर्स में जो एक्ट लगेंगे, आर्म्स एक्ट के जो प्रोविजन है, मतलब यहाँ पे जो आर्म्स एक्ट है, शस्त्र अधिनियम जो है उसकी उस पर इस एक्ट का प्रभाव नहीं होगा, मतलब एक्सक्लूसिव एक्ट के कोई भी जो प्रोविजन है वो आर्म्स एक्ट को इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी।
तो ऑप्शन बी इज राइट. Explosive Act does not affect the provision of the Arms Act. However, a license issued under the Explosives Act may be treated as an arms license if rules allow. तो ये क्या धारा बोलती है कि जो शस्त्र अधिनियम के प्रावधान को प्रभावित नहीं करता है, परंतु लाइसेंस एक समान माना जा सकता है. लाइसेंस से रिलेटेड इसमें किया जा सकता है. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 16 कैन ए पर्सन बी पनिश्ड अंडर अनदर लॉ फॉर द सेम एक्ट. तो ये बोला एक्सप्लोसिव एक्ट में तो वो पनिश किया ही जा रहा है, क्या अन्य कानून के तहत भी उसको फिर दंडित किया जाएगा? नहीं, नो कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, बार बार नहीं दी जा सकती है. तो a person may be prosecuted under another law for the same act but cannot be punished twice for the same offense. है ना, भले ही वो दूसरे एक्ट में भी उसको सॉरी प्रोसिक्यूट किया गया है ना, उस पर कार्रवाई की गई, अभियोजित किया जाता है, किया गया है, लेकिन कन्विक्ट मतलब उसको सजा दो बार नहीं दे सकते, पनिश दो बार नहीं कर सकते. ऑलरेडी अगर इस एक्ट में अगर वो पनिश हो चुका है तो उसको उस पर केस तो चलाया जा सकता है, लेकिन उसको सजा दोबारा नहीं दी जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 17 हु कैन डिक्लेयर एनी सब्सटेंस एज एक्सप्लोजिव. अब एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ किसको घोषित करने का अधिकार, कौन कर सकता है ना, कोई पदार्थ है उसको अगर विस्फोटक घोषित करना है तो कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स भी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये किसी भी पदार्थ को विस्फोटक घोषित करने का राइट. Central government may declare any dangerous substance as an explosive by notification. Such substance then comes under the provision of this act. और फिर वो इस एक्ट के तहत वो भी आ जाएंगे. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17A ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट who can the central government delegates its power. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सब कुछ काम जो भी करना है, रूल्स बनाना है, वो प्रोहिबिट कर रही है, वो ही किसी चीज को डिक्लेयर कर रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई काम है उसकी जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर किसको डेलीगेट कर सकती है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कर सकती है. तो यहाँ पे दोनों को वो अपनी पावर सबऑर्डिनेट कर सकती, मतलब दे सकती, सौंप सकती कि वो काम करे इस पे. सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट पावर्स एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 5, 6, 6A, 14, 17 इन सेक्शंस को छोड़कर टू इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो इन सबको मतलब अपने अधीनस्थ अधिकारियों को और राज्य सरकार को ये सौंप सकती है. नेक्स्ट है Under Section 18 of the Explosive Act 1884, before making rules, what must be done? रूल बनाने से पहले क्या किया जाना आवश्यक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूल बनाए जा रहे हैं उसको पहले पब्लिश करना पड़ेगा. पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रूल. प्रपोज्ड रूल का पहले एक ड्राफ्ट पब्लिश करना होगा. तो जो ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रूल मस्ट बी पब्लिश फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए इसको पब्लिश करना जरूरी. ऑब्जेक्शन एंड सजेशन मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग. अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया है, सजेशन दिए हैं, तो फाइनलाइज करने से पहले उसको कंसिडर किया जाएगा. आफ्टर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट रूल्स बिकम इफेक्टिव. ऑफिशियल गजेट में ये पब्लिश हो जाता है तब ये रूल्स इफेक्टिव मतलब हो जाएगा, रूल्स के रूप में प्रभावित हो जाएगा. चलिए यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म होता है. यहाँ इसमें टोटल 18 सेक्शंस थे, है ना. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा. चलिए, थैंक यू.